दिल्ली, यूपी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो ये बन रहा है मेरा पूरा 3 दिन के बाद, क्योंकि 2 दिन हमने पूरा रेस्ट किया है और आज हमको जाना है नागपुर। जो कि मैंने कहा था मैं जाऊंगा दिल्ली टू नागपुर, तो आज मैं जा रहा हूँ नागपुर। ये हमारी कार और ये मेरा घर। तो ये हमारा घर है जो कि अमरावती नांदगांव पेट में है। तो ये जो मेरी स्कूटी है ये 2013 में मैंने रेज एड ली थी यामा की। ये देखो दिल्ली नंबर। तो इस स्कूटी को मैंने यहीं छोड़ रखा है। तो अभी हम जा रहे हैं नागपुर, तो मैं घर का टूर आपको बाद में दूंगा। ये लड़का है जो लेट करवा रहा है बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम नागपुर के लिए निकल चुके हैं, जो कि 150 किलोमीटर है गांव से, हमारे नांदगांव पेट से। तो इसी हाईवे पर हमको मिलते हैं 3 गांव, मोजरी, तिवसा और तलेगांव, जो कि अमरावती जिले के अंडर आते हैं। और ये ठीक लेफ्ट में संत तुकडोजी महाराज का समाधि स्थल है। तो गाइस ये अमरावती से नागपुर तक का नेशनल हाईवे जो है ये 4 लेन का है और ये बहुत बढ़िया हाईवे है। इस पूरे रूट के ऊपर 3 टोल लगते हैं, जिसमें सबसे महंगा टोल जो है वो नांदगांव पेट का है, जो कि पूरा 100 रुपये का है। बाकी के 2 लगते हैं नागपुर जाते वक्त, एक लगता है 45 का, एक लगता है 55 का, जो कि सिंगल होता है, रिटर्न नहीं मिलता है वो। तो अभी हम तिवसा को क्रॉस कर रहे हैं और तिवसा की खुद की एक बहुत बड़ी तहसील है। जैसे कोर्ट होता है वैसा एक कोर्ट है, जो तिवसा का खुद का बहुत बड़ा कोर्ट है यहाँ पर एक। आम्ही पोहोचतो अर्धा तासात। और तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। नांदगाव नांदगाव गवायची आहे ना नांदगाव, केले की नाही घे या मग। आकाश ये 2 प्रकार है। फाइनल डेस्टिनेशन 5 का। फाइनल डेस्टिनेशन। ऐसे ट्रक देख के मुझे फाइनल डेस्टिनेशन मूवी याद आती है बिल्कुल। और उसमें बड़े बड़े ये थे, वो तो मूवी के लिए होते हैं ना। ये होते भी है बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। ये है ज्यादा चौड़े वाहन पर कर मुक्त वाहन। ये टोल है हमारा नागपुर का लास्ट। कितना रुपए भाई इसका? 45 रुपये। 45 टोल। तो गाइस 1.5 घंटे बाद हम आ चुके हैं नागपुर के अंदर। तो गाइस मेरे पीछे है माई लव माई नागपुर। मैं आपको रियर कैमरे से दिखाता हूँ। माई लव माई नागपुर बहुत खूबसूरत है। और सामने उसके पीछे जो है वो है एक लेक, अंबाझरी लेक, और सामने है विवेकानंद जी का स्मारक। ये आपको दिख रहा होगा स्मारक। और ये मेरे कुछ दोस्त हैं, ये है अबीदा और ये है सूरजदा
और ये भूषण जिसको जानते हो, ये परीश दा। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी फैमिली कहाँ पर है, क्योंकि वो भी मेरे साथ कार में आए थे, लेकिन तो वो लोग रिलेटिव के घर पे रुक गए हैं और मैंने अपने दोस्तों को यहाँ कॉल करके बुला लिया पहले ही। तो हम लोग साथ में यहाँ घूमेंगे और नागपुर के दर्शन करेंगे और मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ पूरा नागपुर यहाँ पर। तो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पर एक लेक है अंबाझरी लेक, उसमें जा रहा हूँ, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। और साथ में हो रहा है मेट्रो का काम, ये जो ऊपर पुल जा रहा है मेरे वो है मेट्रो का। तो मैं अब जा रहा हूँ अंबाझरी लेक जो उसके साथ में ही है। तो हम जा रहे हैं पीछे के रास्ते से लेक में, और यहाँ पर अंबाझरी लेक है, अंबाझरी गार्डन है। तो गाइस जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ, यहाँ आसपास के लोग हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ साथ में झील भी है और व्यू भी देखने को मिलता है यहाँ पे अच्छा। और उस तरफ नागपुर सिटी है, मेट्रो का काम वगैरह चल रहा है वहाँ पर। तो गाइस हम आ चुके हैं लेक के पास में, अंबाझरी लेक है ये, और सामने है हमारा अंबाझरी गार्डन। ड्यू टू पैंडमिक यानी कोरोना की वजह से क्या है वो बंद है अभी। और ये लेक का जो रास्ता जा रहा है डायरेक्ट अंबाझरी गार्डन को जा रहा है। तो गाइस ये अंबाझरी लेक है। अंबाझरी लेक के अंदर यहाँ पे लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा मच्छी पकड़ने आते हैं। तो गाइस हम अंबाझरी लेक से अभी निकल रहे हैं और निकलने के बाद हम सीधा दीक्षा भूमि जा रहे हैं, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको दीक्षा दिलाई थी बुद्ध धर्म की। तो वहाँ पर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और अब डायरेक्ट मिलते हैं दीक्षा भूमि के अंदर। तो वैसे ये दीक्षा भूमि का मेन एंट्रेंस है और काफ़ी भीड़ है आज, क्योंकि आज महापरिनिर्वाण दिन है बाबा साहब अम्बेडकर का, और बहुत भीड़ भी है यहाँ पर। तो भाई लोग हम आ चुके हैं दीक्षा भूमि के अंदर, आप मेरे पीछे दीक्षा भूमि को देख सकते हो। तो आज वैसे महापरिनिर्वाण दिन है, और आज के दिन सब लोग वाइट कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते हमारे सूरज भाव जैसे, लेकिन सब पहनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इंटेंशन नहीं था कि वाइट शर्ट पहननी होती, पता नहीं था। पहन के आया है? नहीं, मुझे तो पता था, इसलिए मैं वाइट पहन के आया। तो गाइस दीक्षा भूमि का जो महत्व है वो ये महत्व है कि आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर अक्टूबर 1956 को नियरली 6 लाख लोगों को ना पीपल जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे 14 अक्टूबर 1956, और उस दिन अशोका विजयदशमी भी थी। तो गाइस इसके कंस्ट्रक्शन की जो पूरी माहिती है, मतलब जो इसकी नॉलेज है, वो हमारे सूरज भाई को पता इतना है। मुझे तो भी नहीं पता, पर मैं आपको रफली बता सकता हूँ कि इसका कंस्ट्रक्शन जुलाई 1978 को चालू हुआ था और 2021 का इनॉग्रेशन हुआ था। और ये जो दीक्षा भूमि है वो सेंट्रल नागपुर के अंदर आती है। तो आज के दिन की मान्यता बहुत है, और आप देख रहे हो जो झंडे हैं ये बुद्ध धर्म के झंडे हैं, और सामने आपको बुद्धा जी भी दिख रहे होंगे, और साथ में बाबा साहब अम्बेडकर। तो सारे लोग आज वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो
तो गाइस दीक्षा भूमि के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात आती है, दीक्षा भूमि नाम क्यों पड़ा है, तो उसके बारे में बताएंगे हमारे भाई। बताओ भाई। एक्चुअली दीक्षा भूमि मतलब होता है, दीक्षा मतलब होता है, दीक्षा भूमि एक मराठी वर्ड है जिसमें दीक्षा मतलब होता है एक्ट ऑफ ऑर्डनिंग और भूमि मतलब होता है ग्राउंड प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। हाँ, तो इसलिए इसको दीक्षा भूमि कहते हैं। द प्लेस वेयर मल्टीपल मीन्स लैक्स ऑफ पीपल ऑब्टेन दी बुद्धिज्म। और ये डॉक्टर बाबा अम्बेडकर के जो मेन प्लेसेस है दो, उनमें से एक है। और दूसरा जो प्लेस आता है वो आता है चैत्यभूमि मुंबई के अंदर। तो गाइज ये बोधि वृक्ष है जहाँ पर भगवान बुद्ध का इनलाइटमेंट हुआ था। वो ये पेड़ नहीं है लेकिन वो पेड़ गया के अंदर है, गया बोधि वृक्ष कहते हैं उसको। ये उसी का कुछ अवशेष से बना हुआ ये पेड़, तो इसकी बहुत मान्यता है पेड़ की। और ये पीपल का एक वृक्ष है, तो इसको 1968 में लगा था, तो आज इसको इस हिसाब से 52 साल हो चुके हैं। और इस पेड़ की यानी कि पीपल का वृक्ष जो है इसकी बहुत मान्यता है। तो गाइज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी वो ये लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। तो गाइस नागपुर घूमते घूमते मैं आ चुका हूँ नागपुर के, मैंने गाड़ी पार्क कर दी पीछे और मैं आ चुका हूँ पूरे इंडिया का सेंटर पॉइंट जो कि नागपुर के अंदर है। तो इसे कहते हैं 0 माइलस्टोन। जैसे हमारा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इनका जो सेंटर पॉइंट है, तो मध्य बिंदु होता है वो यहीं से नापा जाता है। मतलब यहीं से सेंटर पॉइंट से हमारे भारत को हम पूरा एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस ये है वो 0 माइलस्टोन जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो हमारे पूरे भारत का 0 माइलस्टोन है। मतलब यहीं से हमारे जो पूरा इंडिया है इसका मध्य बिंदु यही है। तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 माइलस्टोन पे यहाँ पे लिखा हुआ है 0, और यहाँ से वाराणसी और जबलपुर का जो डिस्टेंस है वो शो किया गया है। गाइस इसको 0 माइलस्टोन क्यों कहते हैं मैं ऐसे बताता हूँ। जैसे ऊपर हम जम्मू से लेके नीचे तक आते हैं यानी कि कन्याकुमारी, और गुजरात से लेके हमारा नॉर्थ ईस्ट जितना, तो उसका जो मेन मध्य बिंदु है यानी कि सेंट्रल पॉइंट है वो यही है जहाँ मैं खड़ा हूँ। यानी कि मैं इस टाइम इंडिया के पूरे भारत के जो मध्य बिंदु है सेंट्रल पॉइंट है वहाँ हूँ। तो ये है वो पीछे। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
ये मत बोल। ये है क्या? लाल छड़ा नहीं, रेलवे का संग्रहालय जिसको ये कहते हैं, हम क्या कहते हैं? लाल छड़ा, लाल छड़ा, म्यूजियम, रेलवे म्यूजियम है। लाल छड़ा, लाल छड़ा। तो गाइज आफ्टर द माइलस्टोन मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जो पूरे भारत में, जैसे वो माइलस्टोन पूरे भारत में एक है, वैसी एक चीज़ मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको। एक ऐसी क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, जो पूरे भारत में एक ही है, वो भी नागपुर के अंदर है। ठीक है, तो वो ऐसी क्रॉसिंग है, उसे कहते हैं नागपुर के अंदर डायमंड क्रॉसिंग। तो गाइज जैसे नॉर्मल जो हम ट्रेन की पटरियाँ देखते हैं, एक आने वाली होती है और एक जाने वाली होती है, ये होती है ट्रेन की क्रॉसिंग। लेकिन जिस क्रॉसिंग पर मैं आज आया हूँ वो है डायमंड क्रॉसिंग, जिसमें 2 पटरी ऐसी होती हैं और 2 पटरी ऐसी होती है, यानी कि एक बार में 4 ट्रेनें वहाँ से गुजरती हैं। तो जस्ट मैं उस क्रॉसिंग के पास पहुँच चुका हूँ। वो क्रॉसिंग एकदम मेरे पास में है, मैं आ चुका हूँ रेलवे ट्रैक के ऊपर। तो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ वो क्रॉसिंग। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये 2 पटरियाँ सामने आई, 2 पटरियाँ पीछे हुई, और कुछ वहाँ जा रही है और कुछ मेरे उस साइड में है। सो जिस क्रॉसिंग के बारे में बता रहा था मैं आपको, ये वो क्रॉसिंग डायमंड क्रॉसिंग, ये पूरी सिंगल है, पूरी इंडिया के अंदर पूरी सिंगल क्रॉसिंग है। जैसे इस क्रॉसिंग को आप देख सकते हो, 2 पटरियाँ यूँ आ रही है और 2 पटरियाँ वहाँ और 2 पटरियाँ वहाँ। तो डायमंड क्रॉसिंग क्यों कहते हैं, ये आपको हमारे विजुअल्स के अंदर दिख रहा होगा। जैसे आपको दिख रहा है वहाँ से, ये डायमंड शेप के अंदर है, इसलिए डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है इस क्रॉसिंग को। तो गाइस मैं खड़ा हूँ यहाँ पर डायमंड क्रॉसिंग पे, जो कि पूरे एशिया के अंदर, मतलब हमारे नागपुर के अंदर है, पूरे एशिया के अंदर ही तो है एकमात्र ऐसी क्रॉसिंग है जहाँ पर ट्रेनें 4 तरफ से आती है, 2 यूँ आती है, 2 यूँ आती है, इस तरह की क्रॉसिंग है। दिस इज़ द यूनिक क्रॉसिंग इन दी इंडिया। ये यूनिक है, सिंगल है, ऐसे क्रॉसिंग पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। ये ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ क्रॉस करता है एक दूसरे को। सिंगल ये नागपुर में है, नागपुर सेंटर पॉइंट है, इसीलिए ये नागपुर में स्थित है। तो ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया और ये साउथ या नॉर्थ दोनों में से कुछ होगा। आता तुम्ही मराठी संवाद ऐका। हमारे बहुत सारे जो डायमंड subscribers क्रॉसिंग आहे. आहे, आम्ही सध्या तिथे डायमंड क्रॉसिंग जवळ उभे आहोत. हे एकमेव असं आशिया खंडातील एकमेव असं ठिकाण आहे नागपूरमध्ये आहे, जिथून पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण असं डायमंड क्रॉसिंग आहे. ठीक आहे ना. तो गाइज हम आ चुके हैं यहाँ की संतरा मार्केट। तो भाई लोग अभी हम जा रहे हैं सीताबर्डी, जो कि यहाँ की ऑरेंज मार्केट है। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि नागपुर को कहा जाता है ऑरेंज सिटी, तो ऑरेंज सिटी क्यों कहा जाता है वो सीताबर्डी मार्केट जाके पता लगेगा। तो अभी हम ऑन द वे हैं सीताबर्डी मार्केट के, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट का पूरा व्यू। बेसिकली वो यहाँ की लोकल मार्केट है और काफ़ी बड़ी मार्केट है और फेमस है। और ये सामने है लोकमत भवन। तो पता होगा नागपुर को बोलते हैं ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी क्यों बोलते हैं? यहाँ के संतरे की वजह से, यहाँ के ऑरेंज की वजह से। तो मैं उसी ऑरेंज सिटी के, उसी ऑरेंज के मार्केट में आया हूँ, जिसे संतरा मार्केट कहा जाता है। तो यहाँ का ऑरेंज जो है वो एक्सपोर्ट होता है पूरी इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। और गाइस यहाँ पे जो संतरा आता है वो नागपुर के अंदर खेती नहीं होती है। संतरे की जो खेती होती है वो मोर्शी वरुड से होती है।
और वो संतरा जो होता है वो फेमस हो जाता है नागपुर के अंदर आके, इसलिए नागपुर का नाम जो है ऑरेंज सिटी है। तो मैं आपको मार्केट दिखाने वाला हूँ जो हमारे यहाँ की ऑरेंज मार्केट है, यानी कि संतरा मार्केट है। ही आहे संत्रा मंडी आणि इथून अमरावती जिल्ह्यातून जे तालुके आहे वरुड, मोर्शी, चांदूर बाजार, जे परतवाडा, अचलपूर, तिथं खूप असे मोठ्या प्रमाणात संत्री इथून येतं आणि इथे नागपूरमध्ये खूप मोठं मार्केट आहे, इथून पूर्ण भारतात सप्लाय होतात। तो जैसा आपको दिख रही है यहाँ की संतरा मार्केट है, ये फेमस नागपुर की, ठीक है। ये पूरी संतरा की लाइन है और अभी हम संतरा मार्केट में घूम रहे हैं। ये नहीं है कि संतरा ही बिकता होगा इस मार्केट में, सारी प्रकार की फल फूल यहीं से बिकती है। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सारा खेत का उपज यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ से बाकी शहरों में, बाकी विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। और इसी गाड़ी से हम आए हैं यहाँ तक, हमारे अमन की गाड़ी। हम आ चुके हैं संतरा मार्केट के अंदर, और संतरा मार्केट के अंदर हम आए हैं एक मर्चेंट के पास में जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन देंगे संतरा मार्केट के लिए। तो गाइस इनका नाम दर्पण चौधरी है, तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं दर्पण चौधरी सर से। बताइए सर। मेरा नाम दर्पण चौधरी है, मेरी यहाँ फ्रूट की शॉप है। ये मार्केट लगभग 100-125 साल पुराना है। यहाँ से पहले पूरे भारत, एक्चुअली ये पैकिंग सेंटर है, यहाँ से पूरे भारत में संतरा एक्सपोर्ट होता है और लगभग 20-25 साल से ये मार्केट कलमना में शिफ्ट हो गया है। अब वो पैकिंग सेंटर बना है, यहाँ से लगभग दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, इधर तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, सभी जगह यहाँ से माल एक्सपोर्ट होता है। और जो प्रोसेसिंग करके बाहर भी जो माल जाता है, जैसा बांग्लादेश हो गया, कई खाड़ी देशों में भी यहाँ से फ्रूट जाता है। तो एक्सपोर्ट यहाँ इंडिया से बाहर भी होता है ना? हाँ जी। तो प्रोसेसिंग सेंटर में संतरा भेजना पड़ता है, वहाँ पे पहले उसकी वॉशिंग होती है, फिर सुखाई, फिर वैक्स होता है, फिर उसके बाद में बाहर जाता है। संतरा यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर का जो रेडियस है, 35-40 किलोमीटर, यहाँ से सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर आपको ढूंढना है तो वो कलमेश्वर, मोहपा, बोली, वो एरिया से होती है। और सबसे पुअर क्वालिटी का जैसा संतरा तो वरुड, मोर्शी में कैसा फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इतना इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र का कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये एरिया के मुकाबले वहाँ का संतरा बहुत जल्दी ख़राब होता है। ओके, तो दर्पण चौधरी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है संतरा मार्केट के लिए। तो भाई संतरा मार्केट में हमने संतरा ले लिए और इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है संतरा मार्केट की। तो अब हम निकल रहे हैं, हमारा जो दिल्ली से नागपुर तक का जो हमारा सफ़र था वो संतरा मार्केट में हम ख़त्म करते हैं। अगर मुझे आगे कुछ शॉट मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जो चौधरी जी ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेहाफ पे हम अब चलते हैं आगे संतरा मार्केट से। तो इस संतरा मार्केट का जो नाम है वो है मोहन पटेल संतरा मार्केट। ये जूनी मतलब कि पुरानी मार्केट है संतरा मार्केट। तो ये संतरा मार्केट कुछ इस तरह लगती है, सुबह ज़्यादा भीड़ होती है, हम शाम के टाइम में आए। और इसका जो मैंने आपको नाम बताया था मोहन पटेल संतरा मार्केट, ये उसका टैग लाइन है, ऊपर नाम है उसका। और सामने है रेलवे स्टेशन जिसे सीताबड़ी स्टेशन भी कहते हैं। गाइज अब जो सामने ब्रिज आ रहा है ये हमने डे लाइट में भी देखा था, लेकिन नाइट का जो व्यू और लाइटिंग है यहाँ की बहुत ज़बरदस्त है। और ये रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर का ब्रिज है, बिल्कुल मुंबई के बैंड्रावली सीलिंग की तरह है, सेम वैसी लाइटिंग है और काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है रात में यहाँ पर। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ नीचे समुद्र है और यहाँ पर नीचे ट्रेन है। और ये नागपुर का मरीन ड्राइव है, एक्चुअली मिनी मरीन ड्राइव है। देखने में तो बिल्कुल मरीन ड्राइव की तरह लग रहा है और लुक भी वैसे दिया जा रहा है इसको, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क जो है अभी चालू है। सो गाइस दिल्ली से नागपुर का जो हमारा ये टूर था ये अब यहाँ नागपुर में ख़त्म होता है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे सारे पार्ट आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किए होंगे। अगर आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट करना जो है वो अनिवार्य है। चैनल पर नए हो तो करो सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन फॉर फ्यूचर अपडेट मेरे भाई। सो विद दैट सेड मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के अंदर। आडिकोस अमिकोस, बाय।